बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ाऊँगा। बच्चों इस पाठ के अंदर हम फसल उत्पादन यानी कि फसल को हम कैसे पैदा करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसके अंदर लगती हैं, कौन कौन से चरणों को हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है और उसकी हम कटाई करते हैं तो उसका हम प्रबंध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। बच्चों आपने भी अपने घर में जो किसान हैं, जो आपके पिताजी खेती करते हैं, तो आपने इस तरह के औजार देखे होंगे। दराती देखी होगी, खुरपी, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां और कैसे करते हैं। आप सभी जानते हो खेतों में हम जो है अपनी कई जगह पे कस्सी बोलते हैं, कहीं पे फावड़ा बोल देते हैं। तो आप देखते हो उसका उपयोग हम कहां और कैसे करते हैं, ये बूझो ने पूछना चाहा यहाँ पर। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो ये चीज़ें आपने पिछले अध्याय में पढ़ी है बच्चों। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, हम भोजन को क्यों खाते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। पाचन भोजन को पचाना, श्वसन सांस लेना और उत्सर्जन जो हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हो कि हमें जो भोजन मिलता है वो पौधों और जंतु हम दोनों से प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों देखो, पौधों से हमें बहुत सारी सब्जियां, फल, अनाज, मसाले हम प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा प्राप्त होता है। अब क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, ये आप सभी जानते हो कि भाई सभी को भोजन चाहिए। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में, तो उसका हम कैसे उसको हम पूरा करते हैं? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कृषि करनी पड़ेगी। कृषि मतलब खेती करनी पड़ेगी, और खेती भी किसके लिए? लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन उसके साथ ही हमें कृषि को एक उचित प्रबंध करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका जो हम उत्पादन करते हैं तो उसका वितरण भी होना आवश्यक है। तो बच्चों सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ, यानी कि हम जो खेती करते हैं तो उसमें हम कौन कौन से चरणों को हम इस्तेमाल करते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। इसके बाद क्या है, कालांतर में यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो खेती करना, चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ है। तो अब इसके बाद जब एक ही किस्म के पौधों को हम किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। तो ये हमारा बच्चों पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि फसल किसे कहते हैं। यानी कि जब हम एक ही किस्म, यानी कि मान लो हम गेहूँ की खेती करना चाह रहे हैं तो गेहूँ के पौधे हम किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर यानी बड़ी मात्रा में हम उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में
उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हों? गेहूँ के हों। तो आपको फसल समझ में आ गए यहाँ पर। आगे देखो, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो फसल होती है हमारी, वो हम अलग अलग तरह की करते हैं। अन्न, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। अनाज में आपके जितने भी गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी सब्जियां और फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम उसका वर्गीकरण करेंगे बच्चों। देखो, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, ताप का मतलब तापमान, गर्मी। आर्द्रता क्या होती है? नमी, यानी कि हमारी वायु में जो पानी होता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। यानी कि इस प्रकार की जो ये ताप है, आर्द्रता और वर्षा है, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपकी आती है खरीफ की फसल, यानी कि हम मौसम के आधार पर, यानी कि हमारी जो ऋतु होती है उसके आधार पर हम फसल को दो भागों में बांटते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे आती है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, यानी कि बरसात के मौसम में उगाया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। आपको पता है बच्चों कि भाई हमारे यहाँ पर भारत में जो वर्षा है वो कब होती है? जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये जो हैं खरीफ की फसलें हैं। इन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि धान की खेती कब की जाती है? जब बरसात होती है। मक्का है, सोयाबीन, मूंगफली। इसके अलावा हम इसमें कपास देखते होगे आप, कपास की खेती है वो भी आपकी खरीफ की फसल में आती है। सोयाबीन है वो भी कपास की जो है खरीफ की फसल में आता है। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं? देखो, ज्वार और बाजरा। बहुत जगह पे ज्वार बाजरा बोया जाता है, तो ये भी जो है खरीफ की फसल है। तो बच्चों, सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर खरीफ की फसल। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी रबी की फसल। रबी शीत ऋतु, यानी कि सर्दियों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक उगाए जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रबी फसलें कहते हैं। ठीक है, ये कब बोई जाती है रबी की फसल? शीत ऋतु में, यानी कि सर्दियों में बोई जाती है बच्चों। इसमें आप देखते हो सबसे प्रमुख गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका एक नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई मटर जो है वो किस प्रकार की फसल है? तो आप इसका उत्तर क्या बता दोगे? रबी फसल। चना भी कैसी है? रबी फसल। गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। इसके अलावा बच्चों कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, यानी कि गर्मियों में उगाई जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो फसलें हैं, फसलों को हम जो है ऋतु के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला खरीफ फसल और दूसरा रबी की फसल। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि वही फसल पद्धतियाँ, आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी कि हम खेती करते हैं तो कौन कौन से चरण उसमें शामिल होते हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, क्योंकि धान जो है
उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और पानी आपको पता है वो वर्षा ऋतु में होता है। और दूसरी बात, इसलिए इसे गर्मी भी ज़्यादा चाहिए, तापमान इसका ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जो धान है वो शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, उसे हम केवल जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाएंगे, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसमें धान को बहुत, ये बता भी रही है, पहेली बता रही है। ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये कौन है, ये है पहेली। तो पहेली बता रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। इसके बाद देखो, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में यानी कि समय के अनुसार करने पड़ते हैं। आप देखेंगे क्या यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे भाई सब ये जो है कौन कौन से जो कृषि पद्धतियाँ हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आता है बच्चों, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, हम सबसे पहले खेती करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद बुआई, बुआई क्या होता है, बीज बोना। ठीक है, हम खेत में फिर क्या बोएंगे, बीज बोना। फिर खाद और उर्वरक डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर इसके बाद खरपतवार से हम सुरक्षा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कटाई करेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, भंडारण। भंडारण मतलब हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अगली वीडियो में हम जो है इसके बाद पढ़ेंगे मिट्टी की तैयार हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नमस्ते सभी को, मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।